सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 26 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। हो सकता है ये वीडियो 27 तारीख को आए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि अभी हाल ही में सरकार ने 3 नए कानून लाई थी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 2 कानूनों को लाने के पीछे सरकार ने ये कहा था कि कानून का डर अब बढ़ जाएगा, कानून सख्ती बढ़ा दी गई है। मगर आए दिन आ रही घटनाओं को लेकर, जैसे कल ही नोएडा में हुई कई मारपीटों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कोई कॉलोनी के अंदर किसी को पार्किंग के विवाद में मार रहा है, कोई सड़क पर चल रही रोड रेज की घटनाएं बढ़ गई हैं, कहीं महिलाओं के साथ कर्म करे जा रहे हैं, कहीं पे अपराधी लूट पाट कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से खबर आई थी एक। मेरा ये मानना है कि अभी भी कानून का डर समाज में उस तरह से नहीं बैठ पाया है, क्योंकि घटनाएं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सरकार को कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम में कमी नहीं आ रही है और बढ़ ही रहा है। और मैं हमेशा इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि सरकार को पुलिस रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सेंसिटाइजेशन। दिल्ली की घटना है, दिल्ली नोएडा में, दिल्ली पश्चिम बिहार में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका उन्होंने कोई सेक्स रैकेट अपने इलाके में बंद करवाया था। पहले उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस को लिखित में दिया, आगे अपील करी कि भैया आप आइए और ये बंद करवाइए, आप ये सब हमारे समाज के लिए गलत है। उन्होंने नहीं कही क्योंकि उनकी पूरी साठगांठ थी। तब जाके वो डीसीपी साहब के पास गए और अधिकारियों के पास गए, उन्होंने मान ली वाली बात क्या गलत है, और एक दूसरे थाने की पुलिस बुला के रेड डलवाई गई और वो वहीं पे ये धंधा चलता हुआ पाया गया था। अब हुआ ये कि वो घटना हो गई पूरी अलग। उसके बाद से स्थानीय लोग का ये कहना है कि जो स्थानीय एसएचओ वगैरह हैं, वो लोग अब अपना बदला निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हमारे एंटी हो गए हैं और खुले में बोलते हैं कि आप लोग तो सेक्स रैकेट बंद करवाते हो, आप लोग तो गुंडे हो। ये मैं एक वीडियो में देखा था, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय गंवाए। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को गोद लेने की संख्या में कुछ वृद्धि। वर्ष 2019 से अब तक दर्ज किए गए गोद लेने के 18,169 मामलों में से केवल 1,404 विशेष 1404 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल थे। मतलब जो बच्चे अडॉप्ट करे गए थे, एडॉप्शन हुआ था। टोटल अडॉप्शन 2019 में थे आपके 18,179, और उसमें जो स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, उनकी संख्या थी 1404। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक, विकासात्मक, व्यवहारिक या भावनात्मक चुनौतियों के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। केंद्रीय दत्तक सशस्त्र अधिनियम प्राधिकरण ने एक आरटीआई प्रश्न के जवाब में कहा कि 2019-20 में भारत में कुल 3,745 गोद लिए गए, जिनमें 3,351 देश में और 394 अंतर्राष्ट्रीय थे। मतलब जो हमारा बच्चों को गोद लिया जा रहा है वो डोमेस्टिकली तो लिया ही जा रहा है। लगभग 3,3351 हमने भारत के अंदर ही गोद लिए हैं, और 394 यहाँ से बाहर भेजे गए हैं, इंटरनेशनल अडॉप्शन हुआ है। कुल संख्या में इसे विशेष ज़रूरत वाले केवल 56 लड़कों और 110 लड़कियों को गोद लिया गया है। वर्ष 2020-21 में कुल 3,000
गोद लिए गए जिनमें 3142 देश के अंदर और मतलब ये डेटा हमारा 22, 20 आगे तक का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे लमसम 3000 लोग भारत में ही गोद लिए जा रहे हैं, वहीं पे 300-400 लोग आपके अंतर्राष्ट्रीय गोद लिए जा रहे हैं भारत से। गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या में विशेष ज़रूरत वाले 136 लड़के और 206 लड़कियाँ शामिल थीं। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये और अच्छी बात है। जहाँ हमने देखा कि 2019 में शुरुआत हुई, 2019 में एडॉप्शन की शुरुआत हुई है, वहाँ से ग्रोथ हो रही है। देखिए 300 वाले फिगर शुरुआत होके 400 वाली फिगर पे जा रही है, तो ये ग्रोथ हो रही है आपकी और उसमें भी बढ़ती जा रही है। वर्ष 23-24 में गोद लिए गए बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है और यह 4029, देखिए आप 2023-24 की बात कर रहे हैं हम। टोटल कितने हैं? 4029। इसमें 3580 3580 जो कि हमारे भारत में गोद लिए गए हैं देश में, और 449 अंतर्राष्ट्रीय। 449 ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय। तो ये अच्छी बात है। पिछले 5 सालों में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को गोद लेने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। CARA असल में CARA क्या होता है साथियों? ये सेंट्रल एडॉप्शन ये संस्था है जिनका जिनका कार्य होता है एडॉप्शन संबंधित सारी गतिविधियों को मॉनिटर करना होता है। अनुसार 5 जुलाई 24 तक भारत भर में देखभाल संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले 420 बच्चे गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फैमिलीज ऑफ जॉय के संस्थापक अवनीश कुमार ने कहा कि जुलाई 2024 तक गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध 1709 बच्चों में से 76% विशेष ज़रूरत वाले थे। तो ये एनजीओ चलाते हैं, उनका भी मानना है कि स्थिति बेहतर होती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। साथियों हमें समाज में स्पेशली एबल्ड बच्चों को जोड़ना ही है और जैसे कि हमने देख लिया है कि अभी 2019 से लेते हुए 2024 आते आते हमें इस आंकड़े में वृद्धि देखी गई है। 300 से मार्क से हम अब लगभग 500 मार्क को टच कर रहे हैं 2019 से 2024 आते आते ख़त्म होते हुए। वी आर अचीविंग 300 से 500 का मार्क हम अचीव कर रहे हैं। वहीं 24 में हमारे पास 4029 एडॉप्टेड बच्चे फॉर अडॉप्शन थे। समाज में हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ेंगे संपादकीय की ओर, शुरुआत करेंगे अपनी कल्पमेधा से। जो दूसरों पर नियंत्रण करता है वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जो खुद पर नियंत्रण करता है वह ज़्यादा ताकतवर होता है। और होशे साहब जी द्वारा ये बहुत अच्छी बात कही गई है। हमें अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करना चाहिए, ना कि दुनिया पे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और शुरुआत करेंगे पहले लेख के साथ, सबल सुरक्षा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। खासकर रक्षा मामलों में भारत का रुख अमेरिका की तरफ अधिक केंद्रित हो गया है। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी SOSA पर समझौता उसी की एक कड़ी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत के लिए 443 करोड़ के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी है। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ बात कर रहे हैं SOSA के बारे में। ये एक तरीका होता है इसके माध्यम से दो देश डील करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोक्योरमेंट्स में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में, और ख़ासकर यहाँ पे हमारा नेटो का भी ज़िक्र होता है। SOSA क्या है, RDP क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल ब्लॉग डाल दूँगा, आप उसमें समझ पाएंगे। इसमें दोनों देशों के तकनीक हस्तांतरण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने जैसे कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की। इस समझौते से शांतिकाल, आपात स्थितियों और सशस्त्र संघर्षों में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी उत्पादों का अधिग्रहण है आसानी से होगा। माना जा रहा है कि इससे रक्षा क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच निवेश और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे।
डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, डिफेंस एलोकेशंस में दोनों देश मिलके काम करेंगे तभी हम समय रहते जो हमारी रिक्वायर्ड डिमांडेड आर्म्स एंड एमुनेशन की ज़रूरत है पूरी हो पाएगी। भारतीय सेना लंबे समय से आधुनिक उपकरणों की कमी की शिकायत करती रही है। इससे मद्देनज़र पिछले कुछ वर्षों में लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, मिसाइल रोधी उपकरणों आदि की खरीद करके सेना को मजबूत बनाने का प्रयास हुआ है। मगर बदलती ज़रूरतों के मुताबिक अभी सेना को और सजग बनाने की ज़रूरत महसूस की जाती है। हालांकि भारत को सबसे अधिक खतरा चीन से रहता है। पिछले कुछ वर्षों से चीन जिस तरह भारत को धमकाने और चालाकी से थल और जल क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, देखा जाता है कि इसके चलते दोनों देश के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अमेरिका के साथ हुई ताज़ा समझौते में हिंद प्रशांत में सुरक्षा बढ़ाने पर अधिक जोर है। इस सौदे में खरीदी जाने वाली पनडुब्बियां भारतीय सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। हालांकि बदलती वैश्विक स्थितियों में किसी भी देश के साथ लंबे समय तक सकारात्मक संबंधों का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता। क्षेत्र में भारत का बल आत्मनिर्भर बनने पर है। इससे लिए अनेक सफल प्रयास भी हुए हैं। लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक के निर्माण में सफलता मिली है। हल्के हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी तकनीक से उन्हें विकसित करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार इस पर काम कर रही है अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ मिलकर। यहाँ पे हम आगे इसमें मैंने ब्लॉग लिख भी दिया है, वैसे वेबसाइट पे जाकर पढ़ लीजिएगा सोसा क्या है और आरडीपी क्या है। और बेसिकली हम इसके माध्यम से जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसे बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे सामने इस समय चुनौती जो भारत के सामने है कि हम बार बार चाइना के साथ जो अ, परेशान है। चाइना अपना क्षेत्रों पे कब्ज़ा करना चाह रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर चाइना पूरा होल्ड करना चाहता है पड़ोसी देशों पर भी, चाहे वो आपका लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो या कोई भी अन्य देश। तो इसको लेकर भारत ने चाइना के साथ अब बिल्कुल आमने सामने का मुकाबले की ताकत रखनी पड़ेगी, वरना हम लगातार परेशान रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि चाइना के खिलाफ यूएस हमें सपोर्ट करेगा। अगला लेख है शिक्षा की सूरत। हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम आने के बाद आमतौर पर विश्लेषण का केंद्र होता है कि कितने विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की और कौन सबसे अव्वल रहा। इसके इर्द गिर्द होने वाली बातचीत और इससे पैदा होने वाली उम्मीद को स्वाभाविक कहा जा सकता है, क्योंकि सब अभिभावक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, बल्कि सबसे ज़्यादा नंबर लाए। मगर इस बीच जो विद्यार्थी कम अंक ला पाते हैं या फिर उन्हें किन्हीं वजहों से अपनी कक्षा की परीक्षा के में पास होने के लिए निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाते हैं, वह मुख्यधारा की बहसों या विमर्श के दायरे में बाहर हो जाते हैं। जबकि जो बच्चे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फिर जिन्हें बहुत कम अंक मिलते हैं, वह भी इसी समाज और शिक्षा व्यवस्था के हिस्से होते हैं और परिणाम में उन्हें मिले अंक यही दर्शाते हैं कि उनकी पढ़ाई में कई कमी रह गई है। सवाल है कि क्या इसके लिए केवल फेल होने वाला बच्चा जिम्मेदार होता है या फिर उसको पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके की भी कोई भूमिका होती है। साथ ही देखिए रिजल्ट आते हैं एग्जामिनेशंस के, तो हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के कंडीशंस होती हैं। अगर किसी का रिजल्ट आता है, या तो आप पास होते हैं, या आपके नॉर्मल नंबर आए होते हैं, या आप फेल होते हैं। समाज की बहुत ही क्या कहें, रियलिटी तो यही है कि जब आप पास हो जाते हैं या फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो समाज आपको पूरी तरीके से आगे बढ़ाता है, ध्यान रखता है आपका। आगे तो हर किसी को बढ़ाते हैं बेसिकली, मगर जनरली ये जो तबका होता है ये निगलेक्टेड रहता है। लोग हमेशा मानते हैं कि जो ये तबका होता है इनमें ही कोई ना कोई कमी रह गई होती है, इस वजह से इनके ये परिणाम आए होते हैं। मगर कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि रियलिटी में क्या ये कमी उस सिस्टम की भी है, क्या उस सिस्टम में पढ़ाने का तरीका पद्धति में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या उस टीचिंग टेक्निक को बदलने की ज़रूरत है जो कि हर बच्चे के हिसाब से रहे।
बच्चे के अनुरूप हो। हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है, हर किसी के अध्ययन करने का तरीका अलग होता है। तो हमें इससे पहले कि हम दूसरों को लेबलिंग करना शुरू कर दें, फिर उनको हम निग्लेक्ट करना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम तकनीक को बदलना शुरू करें। हम असेसमेंट के नए तरीके निकालें जिनके माध्यम से हम हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दें। देखिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हमने ये कह दिया कि कोई बच्चा आज से फेल नहीं होगा, नहीं। सॉल्यूशन ये होता है कि नई टेक्निक्स का और टीचर्स पे ये आग्रह करा जाए कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाए। जिस बच्चे की जो क्षमता है उस हिसाब से उसे अध्ययन कराया जाए। इतनी ही सॉल्यूशन हमको यहाँ पे नज़र आता है। कोई बच्चा पास या फेल नहीं होता है, सब बच्चे बच्चे होते हैं। जो जितना ग्रास्प कर पाया है यही उसका रिजल्ट होता है। मतलब कि अगर आप उसे और नए तरीके से ग्रास्प करवाने का प्रयास करेंगे, गेन कराने का प्रयास करेंगे, तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे देगा। बढ़ेंगे अगले लेख की ओर, और ये है शब्दों का सौंदर्य। एथिक्स पेपर 4 में बहुत ही अच्छा लिखने को मिल जाएगा आपको इन आर्टिकल से। जब भी कविता के बारे में सोच विचार की प्रक्रिया शुरू होती है तो बरबस ही संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य भामा की पंक्ति कौंध जाती है। शब्दार्थ सहित काव्यम। भामा ने कहा कि शब्द और अर्थ का सहित भाव कविता है। आखिर यह सहित भाव क्या है? जब शब्द और अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति के लिए परस्पर पूरक भी हो और एक तरफ की स्पर्धा में भी हो तो संभवतः उसे शब्द और अर्थ का सहित भाव कहा जा सकता हो। कितनी अद्भुत होती होगी वह प्रक्रिया जिसमें पूरकता हो लेकिन साथ ही स्पर्धा भी हो। स्पर्धा किसी कैसी भला? शब्द सोचे कि अर्थ अपने सर्व सुंदर रूप में, अपने परम शिखर के रूप में अभिव्यक्त हो और उससे प्रेरित करने के लिए शब्द स्वयं अपने सौंदर्य और लयात्मकता के उत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करें। और अर्थ की अनुभूति यह हो कि शब्द का संगीत, शब्द का सौंदर्य हो ही उसे उसके मर्म के दर्शन कराता है। इसलिए वह कुछ ऐसे करें कि शब्द अपने परम सौंदर्य को प्राप्त हो। दोनों के बीच एक ऐसी स्पर्धा जो अपने लिए ना हो बल्कि दूसरों के विजय के लिए हो। आखिर शब्द और अर्थ का सहित भाव कब और कैसे घटित होता है? मतलब शब्द और अर्थ का एक सहित भाव कब और कैसे घटित होता है? शायद स्वयं से, प्रकृति से, समस्त जीव जगत से संवाद करते हुए कुछ औंधत के क्षण घटित होते होंगे। औंधत की कौंध से उन क्षणों के हमारे अंतरात्म पर जमी तम की बातें धुलने लगती होंगी और अंतरात्म के दर्पण में स्वयं की छवि दिखने लगती होगी। उन क्षणों में ही संभवतः रचनाकार खुद को साक्षात्कार कर पाते होंगे और शायद ऐसे ही क्षणों में शब्द और अर्थ का सहित भाव घटित होता होगा। क्या ऐसे कहा सकता है कि कविता रूह के आईने में स्वयं को, जगत को और जगत से स्वयं के रिश्ते को देखने की प्रक्रिया है? बहुत कम पलों के भीतर घटित स्वयं से ये साक्षात्कार किसी योगी या ऋषि का आत्म साक्षात्कार नहीं, एक कलाकार का आत्म साक्षात्कार है। बहुत ही बढ़िया बात कही है। शब्द, अर्थ और उसका मतलब, अर्थ और उनका समन्वय कैसे आपको मतलब एक अलग ही भाव में ले आ सकता है। कई बार लगता है कि ईश्वर जब जब अपनी ही बनाई सृष्टि के सौंदर्य से आनंदित होकर अभिभूत होता होगा तब तब वह किसी कवि, संगीतकार या कलाकार की रचना करता होगा। यानी कवि, कलाकार और संगीतकार ईश्वर के परम आनंद की अभिव्यक्ति हैं और शायद इसलिए रूमी के मुर्शीद शम्स तबरेज़ उनकी ज्ञान की गंगा को बहाकर उन्हें कवि होने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज सारा संसार ज्ञानी रूमी को नहीं, कवि और प्रेमी रूमी को जानता है। अगर कविता के बारे में कविता की छाँव में बैठे कर सोचा जाए तो कहा जा सकता है कि जीवन के बहाने कविता सृष्टि की लीला में शामिल होती है और जीवन से बहुत आगे बढ़ जाती है। बहुत ही बढ़िया बात कही है यहाँ पे। कविता एक अलग ही तरीका होता है आपको जीवन दर्शन कराने का और इस नेचर, प्रकृति और ईश्वर की सृष्टि का अनुभूति कराने का। बढ़ते हुए अगले लेख की ओर, बाढ़ के बहने के बंद रास्ते।
और ये लेख लिखा है कुशाग्र राजेंद्र जी द्वारा। पहले बाढ़ आती थी और 2-4 दिनों में चली जाती थी। अपने पीछे इतना कुछ छोड़ जाती थी कि अगले वर्ष भर का काम चल जाता था। मगर अब सब कुछ बदल सा गया है। बाढ़ का मतलब अब वार्षिक राहत, बचाव और नुकसान बन गया है। आज़ादी के बाद से बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के तकनीक प्रबंधन पर अरबों रुपए खर्च कर देने के बावजूद बाढ़ संभावित इलाकों का दायरा कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आज पूरे बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बहुत ही बढ़िया बात कही यहाँ पे कि आज़ादी के कितने साल हो गए हैं, मगर आज भी हमसे फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई है। फ्लड मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, इतने साल अधिकारी बन के नियुक्त भी हो रहे हैं, सब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ के जाते हैं, मगर धरती पे धरातल में ऐसी कोई नीति आज तक बन नहीं पाई है जो इसको कम कर सके, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानव प्रकृति से इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाए कि प्रकृति को ही रोकना शुरू कर दे, मगर हमारा जो कार्य होता है वो किसी भी आपदा में उस आपदा के हो से होने वाले नुकसान को कम करना होता है, जान माल का नुकसान उस आपदा से कम हो, मगर हम उसमें भी नाकामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और आज पूरे बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। पूरे भारत के स्तर पर यह आंकड़ा कुल प्रभावित क्षेत्र का 6वां% है हिस्सा है। दरअसल बाढ़ की भयावहता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ये हमारी नदी और उससे जुड़े समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर नासमझी का एक बेहतरीन नमूना है। पूरे बिहार में लगभग 600 छोटी बड़ी जलधाराएं हैं। अकेले चंपारण में लगभग दर्जन भर मुख्य धाराएं नेपाल में हिमालय से निकलकर नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आती हैं। नदी की प्रवृत्ति में बाढ़ मूल रूप से शामिल है, खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियों की। उसी तरह बाढ़ यहाँ नदियों के किनारे और जलग्रहण क्षेत्र में बसने वाले लोगों के जीवन का भी अनन्य हिस्सा होता है। बाढ़ के समय लगभग नियत होता है नदियों की पुरानी धाराओं की एक श्रृंखला, जिसमें अनगिनत झीलें या मन शामिल हैं, मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। एक, नदी के बहाव क्षेत्र से अधिक पानी को अपने में समाहित कर लेते हैं। देखिए, जो नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं या अन्य जलधाराएं होती हैं, उनका उनका काम है, ठीक है ना, उनका पर्पस है कि जब पहली मेन सप्लाई में पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वह अपने अंदर समाहित कर लेते हैं उस पानी को, ठीक है। जितनी जलधाराएं आपकी साइड बाय साइड बह रही होती हैं, हमने असल में क्या रखा है, उन्हें पाट दिया है। हमने उस पर मकान बना दिए, हमने उस पर ज़मीन बना दी है, हमने उस पर शहर बसा दिए हैं। तो पानी अचानक से नहीं आ रहा है, पानी तो वही आ रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी वैसे नदियों के सहारे, जलधाराओं के सहारे बह जाना चाहिए था, है ना। हमने इन्हें ही पाट दिया है। यहाँ पूरे पूरे कॉलोनियाँ बसा दी हैं, पूरे पूरे शहर बसा दिया है, पूरा शहर ही बसा दिया है, गाँव बसा दिया है पूरा पूरा। जब ये पूरा हमने यहाँ पे गांव और शहर बसा दिया है और लोग रहने लगे हैं, और यही लोग जो रहने लगे हैं, बाढ़ या आपदा आने पर जब पानी वापस से अपनी उसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है तो उसे बाढ़ कहते थे, कि हमारे मैदानी इलाकों में पानी एंटर कर गया। आप देखिए, दिल्ली यमुना फ्लड प्लेन्स है ना, यमुना फ्लड प्लेन्स और कई क्षेत्र हैं। वो क्या रहा है, वो असल में बफर जोन है, ठीक है। इतना मान लीजिए आपकी बफर जोन होना चाहिए था। बफर जोन मतलब कि कभी बाढ़ आ जाए, ज़्यादा पानी हो तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। हुआ ये कि लोगों ने इसी में अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिया। सरकार ने तो अलाउ करा और कोई बिना सरकारी कैब कर भी नहीं पाएगा। बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए। और दिल्ली में बाढ़ आती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, ये पूरा पानी निकल के रिस्क के पूरा पानी पूरा पूरे क्षेत्र को डुबो देता है, पूरे पूरे क्षेत्र को डुबो देता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। पानी निकासी की जगह नहीं है इसलिए भर रहा है। अगर वहीं पे हम देखें कि पानी की निकासी की जगह बनी रहती, जो नई तंत्र हमने पहले से चला आ रहा है उसे नहीं छेड़ा होता, तो हमें समस्या ऐसी नहीं आती।
नदी की प्रवृत्ति में बाढ़ मूल रूप से शामिल है। ये तो नदी की देखिए प्रवृत्ति है, पानी इतनी भारी मात्रा में बहते हुए आता है तो बाढ़ तो आना स्वाभाविक है। उसी तरह बाढ़ यहाँ नदियों के किनारे और जलग्रहण क्षेत्र में बसने वाले लोगों के जीवन का भी अनन्य हिस्सा होती है। बाढ़ का समय लगभग नियत होता है। एक नदी के बहाव क्षेत्र से अधिक पानी को अपने में समाहित करके नदी के जलस्तर को बढ़ाने की से रोकती हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्सिडी नदियाँ जो होती हैं। दूसरा, चूंकि कई झीलों की एक श्रृंखला है जो एक एक करके भरती हुई जाती हैं, इससे बहाव की गति तेज तेज नहीं हो पाती। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो मेन लाइन जारी होती है पानी की, नदी की मान लीजिए आप, ठीक है, मैं आसान भाषा में मेन लाइन बोल रहा हूँ, तो साथ में जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वहाँ झीलें होती हैं, लेक होते हैं, ठीक है, ये भी पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो अगर ज़्यादा पानी भी हो जाता है तो वो आगे कम होता रहता है, ठीक है, कम होता रहता है। जब पानी नदी की पुरानी धाराओं, जो कि झीलों या मन के रूप में फैले हैं, में भर जाता है, जिससे नदी के बहाव से उतना पानी नदी के निचले जल क्षेत्र में कम हो जाता है, इससे बाढ़ की तेजी और विभीषिका में काफ़ी हद तक की कमी आ जाती है। बिहार में गंगा और हिमालय के मध्य के पूरे विस्तृत भूभाग में उन अनेक नदियाँ बहती हैं, जो वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में बाढ़ का सारा पानी पूरी मैदानी भाग में उड़ेल देती हैं। बाढ़ के पानी में कच्चे शिवालिक श्रेणी की गाद खेती की एक नई जान देती है। ये सारे तल तलैया नदियों की क्षमता से ज़्यादा पानी समेटते हैं। ताल तलैयों में संग्रहित पानी अगले बाढ़ के आने से तक न सिर्फ साफ पानी बल्कि मछली पालन, सिंचाई, कृषि सहित अन्य अनेक संसाधनों का जरिया बन जाता है। मतलब पानी जब आता है तो वो इरिगेट भी कर देता है ज़मीन को, प्रॉपर इरिगेशन भी कर देता है बढ़िया करके एकदम। नदियों और उनसे जुड़ी झीलों और मन्नों के प्राकृतिक स्वरूप और बहाव की दिशा को दरकिनार कर नहरों का जाल बिछाया गया। जल जमाव वाले क्षेत्रों में शहर बसाए गए। जलग्रहण क्षेत्रों का अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। नतीजन बाढ़ की भयावहता में और वृद्धि हुई और सारे के सारे निचले हिस्से बाढ़ में जलमग्न होने लगे हैं। वही मेरे को बताया, सेम प्रॉब्लम है। उत्तर बिहार के लगभग हर शहर की कमावेश की स्थिति है। हालांकि ये दौर स्मार्ट सिटी बसाने का है, पर हम तो अभिशप्त हैं प्रबंधन के नाम पर तकनीक के भौंडे प्रदर्शन को। अब बाढ़ का पानी निकास के अभाव में हफ्तों महीनों तक नहीं निकल पाता है, वहीं ठहर जाता है, जिससे खेती का चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसान बाढ़ उतर जाने के बाद खेतों में फैली उपजाऊ मिट्टी का लाभ नहीं ले पाते हैं। बाढ़ अब खेत खलिहान, गांव और शहरों को अपना निशाना बना रही है और छोड़ जा रही है अपने पीछे त्रासदी। बहुत ही बढ़िया लेख है अ, कुशाग्र राजेंद्र जी द्वारा, इन्होंने बहुत अच्छे पहलुओं पे बात करी है। इसी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप आप लिखिएगा अपने आप से और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे उस पर। बाढ़ से होने वाले प्रभावों को कम करने के उपाय। कारण बाढ़ से होने वाली त्रासदी के कारण और उसके उपाय, है ना। कॉजेस एंड सॉल्यूशन, ये आप लिखिएगा। आज आर्टिकल तो पढ़ ही लिया आपने, अब आज लिखिएगा ऐसे, हम बस चर्चा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, अर्बन फ्लडिंग एंड नीड फॉर प्लानिंग। इसके बारे में वेबसाइट पर लिख भी चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर भी। ठीक है, आप लिख के बताइएगा, इस पर प्रश्न उत्तर लिखिएगा अपने आप से और भेजिएगा मुझे। आप टेलीग्राम पे भेजिएगा या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका देखूंगा एक बार। आज के लिए रखते हैं, अखबार का दिन पूरा करिएगा। हम सिर्फ एक आपके लिए क्विक एनालिसिस करा है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।